आज जिस केस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, यकीन मानिए वो केस मेरा बहुत फेवरेट है। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें पता चला कि पुलिस कितनी मूर्ख हो सकती है और कैसे एक आदमी के प्रति दुनिया हेट दिखा सकती है जबकि वो निर्दोष था। क्या हुआ था इस केस में, कैसे एक पूरे परिवार को निपटा दिया गया, सब कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। और यार, पॉडकास्ट का 9th एपिसोड आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आपकी तरफ से क्लिक हो जाना चाहिए। प्लीज पूरी वीडियो देख लेना, बहुत ही खतरनाक एक मर्डर की स्टोरी मैंने वहां बताई हुई है। कहानी शुरू होती है सन 1903 से, जब जैकब वुल्फ नाम का एक बंदा सदर्न रशिया से अपना घर शिफ्ट करता है अमेरिका के नॉर्थ डकोटा में। जी हाँ, वहां पर एंटी जर्मन प्रोपेगेंडा चल रहा था, जिससे परेशान होकर इसने सोचा कि क्यों ना वो रशिया छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो जाए। तो इसने रशिया छोड़ा, 1903 में अमेरिका के नॉर्थ डकोटा टर्टल लेक पर पहुंचा और वहां अपना रहने लगा। जिसके सिर्फ 2 साल बाद ही, यानी कि सन 1905 में इसकी मुलाकात वहीं पर रहने वाली एक बियाटा बॉजर्ट नाम की महिला से हुई, जिसकी उम्र उस टाइम पर 35 साल की थी। तो दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली। ये बियाटा भी रशिया से निकलकर अमेरिका के इस इलाके में शिफ्ट हुई थी, तो दोनों की अच्छी बन रही थी। और जिस इलाके में रहते थे टर्टल लेक के, वहां पर सभी लोग एंटी जर्मन थे और मोस्टली रशिया से ही वहां भागकर आए हुए थे। इन दोनों ने मिलकर यहां पर अपना खेती बाड़ी का काम शुरू किया और यकीन मानिए, इनका खेती का काम इनके इलाके में सबसे ज्यादा फल फूल रहा था। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल अपने खेती के काम में पूरे इलाके में यही 2 व्यक्ति थे। और साथ ही जब इनका रिश्ता आगे बढ़ा तो टोटल 6 लड़कियां इन दोनों की तरफ से पैदा की गई। जी हाँ, अब ये 2 का परिवार 8 का हो चुका था। बारथा जिसकी उम्र 13 साल की थी, मारिया जिसकी उम्र उस समय 9 साल की थी, एडना जिसकी उम्र उस समय सिर्फ 8 साल की थी, लिडिया जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल की थी, और इसके अलावा मार्था जिसकी उम्र सिर्फ 3 साल की थी, और सबसे छोटी आती है एमा, जो उस समय सिर्फ 9 साल की थी, जिस समय की अब मैं बात करूंगा। इसके अलावा इस परिवार ने अपने घर के अंदर अपने काम में हाथ बटाने के लिए एक लड़का भी रखा हुआ था, जिसका नाम जेक था और उसकी उम्र उस समय सिर्फ 13 साल की थी। सब कुछ यहाँ सही चल रहा था। इस परिवार को आस पड़ोसियों द्वारा बहुत प्यार दिया जाता था। सभी इनसे कुछ ना कुछ सीखने आते थे कि ये ऐसा क्या काम करते हैं खेतीबाड़ी में जो इतना इनका फल फूल रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जो ऊपर जाता है उसे नीचे खींचने वाले भी बहुत से होते हैं, और ऐसा ही एक इनका पड़ोसी था, हेनरी लेयर। हेनरी ने जैकब से इस बात के लिए लड़ाई कर ली क्योंकि हेनरी की जो एक गाय थी वो अपनी बाड़ को क्रॉस करके, मतलब कि उसका भी एक साइड में फार्म ही था जैसे इनका था, वैसे यहाँ लगातार लाइन में कई सारे फार्म्स थे, और जैकब के बराबर वाला जो फार्म था वो हेनरी का ही था और बीच में एक बाड़ ही लगी हुई थी। तो जैसे ही हेनरी की एक गाय ने अपनी बाड़ को क्रॉस करते हुए जैकब के फार्म के अंदर कदम रखा, तो जैकब का जो पालतू डॉग था वो भागता हुआ आया और उसने हेनरी की उस गाय के ऊपर हमला कर दिया, जिससे अब हेनरी को बहुत गुस्सा आया कि उसने ऐसे डॉग्स को क्यों पाला हुआ है जो किसी के भी पालतू जानवरों को खाने के लिए दौड़ते हैं। और इसी बात से गुस्सा होकर हेनरी सीधा वहां से निकला और जैकब के घर गया, जिसके बाद दोनों में बहस हुई कि वो कंपनसेशन देगा, वो मुआवजा देगा हेनरी को। लेकिन हेनरी को कोई मुआवजा जैकब की तरफ से नहीं मिला और वो बात वहीं आई गई हुई और इसके बारे में कोई आगे बात भी नहीं उठी। ये सारा इंसिडेंट नवंबर 1919 का था, लेकिन अब हम बात करते हैं 24 अप्रैल 1920 की। जी हाँ, 24 अप्रैल 1920 के दिन सुबह सुबह जॉन क्राफ्टमैन नाम का एक और पड़ोसी, मतलब कि ये आदमी जैकब के घर से थोड़ा ही दूर रहा करता था, तो यहाँ वो जॉन अपनी गाड़ी में सवार होकर जैकब के घर के आगे से जा रहा था। तभी उसने मुड़कर जैकब के घर की तरफ देखा और उसे बहुत ही अजीब सा लगा क्योंकि इस घर के अंदर आज बहुत शांति थी। वरना होता यह है कि सुबह से लेकर रात तक इस घर के अंदर बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं और एक वो लड़का है जो इस घर का ध्यान रखता है, जैकब ने रखा हुआ है। तो वो सारे कभी ना कभी घूमते रहते हैं घर के अंदर, खेतों में जाते रहते हैं। लेकिन आज वो लोग ना ही खेतों में दिख रहे हैं और ना ही घर के अंदर। घर के बाहर जो कपड़े सूख रहे हैं वो सूख के एकदम सिकुड़ चुके हैं, इतने ज़्यादा टाइम से वो सूख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें उठाया नहीं गया है। इसके अलावा जो उनके 3 घोड़े थे वो अभी तक धूप में ही बंधे हुए हैं, जबकि होता यह है कि रात को बाहर और दिन में अंदर उनको बांधा जाता था। लेकिन अभी तक सिर पर धूप चढ़ चुकी है और घोड़े अभी भी बाहर ही बंधे हुए थे। बहुत अजीब सी शांति उस घर में लग रही थी। तो जॉन क्राफ्टमैन को बहुत अजीब सा लगा कि ऐसा क्या हुआ है जो यहाँ इतनी शांति है। जिसके बाद वहां जॉन अपनी गाड़ी से नहीं उतरा और अपनी गाड़ी को सीधा अपने घर ले गया और जाकर अपनी पत्नी को बताया कि ऐसे ऐसे जो आज जैकब का जो परिवार है ना, वहाँ बहुत
शांति सी महसूस हो रही है, कोई दिख नहीं रहा, कोई एक बंदा भी नहीं दिख रहा, घर का पता नहीं घर वाले सभी कहाँ चले गए। तो उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं, उनको तो कहीं नहीं जाना था, मेरी तो 2-3 दिन पहले ही बात हुई है, बल्कि वो तो एक ड्रिल मशीन लेने की बात कर रहे थे और उन्होंने ऑर्डर भी लगा दिया था और वो ऑर्डर आने वाला था। लेकिन क्या आपको पता है कि वो ड्रिल मशीन कभी उनके घर डिलीवर हुई ही नहीं, क्योंकि वहां डिलीवरी लेने के लिए कोई था ही नहीं। जिसके बाद जॉन और उसकी पत्नी ने सोचा कि एक बार चलकर देख लेते हैं, क्या पता किसी को कुछ दिक्कत हुई हो। तो जॉन और उसकी पत्नी अपने घर से बाहर निकले, गाड़ी में बैठे और सीधा वुल्फ के घर गए। जैसे ही उन्होंने घर के अंदर कदम रखा, उनको एक छोटी सी बच्ची, बिल्कुल एक नवजात बच्ची की रोने की आवाज़ आई। पहली आवाज़ थी जो उनको ये इस घर के अंदर सुनाई दे रही थी और यही अंतिम आवाज़ भी थी। इसके अलावा घर में कोई और व्यक्ति नहीं था जो अपने मुंह से कुछ बोल सकता था। वो सबसे पहले घर के साइड में बने एक छोटे से बान, जिसके अंदर आप समझ ही सकते हैं फालतू की चीज़ें जो रख सकते हैं, स्टोर रूम आप कह सकते हैं, उसके अंदर घुसे क्योंकि उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। और जैसे इन दोनों ने उस बान के अंदर कदम रखा, उस बान के अंदर जैकब, मरिया और एडना की लाश पड़ी हुई थी। जैकब की लाश को जब उसने देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि वो उल्टा पड़ा हुआ था जमीन पर, मुंह उसका जो था वो नीचे की तरफ था और उसकी कमर पर इतना बड़ा गड्ढा बना हुआ था, तकरीबन 4 इंच मोटा वो गड्ढा उसकी कमर में बना हुआ था, जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि इसे गोली मारी गई है, वो भी एक नहीं 2 बार, क्योंकि ऐसे ऐसे 2 गड्ढे वहां मौजूद थे। एक बड़ा था गड्ढा और एक छोटा था, जिसका मतलब ये था कि एक गोली पास से मारी गई है और एक दूर से मारी गई है। इसके अलावा उसके ही बराबर में मिट्टी के अंदर सनी हुई 2 लाशें और पड़ी थी। वो थी मरिया और एडना की। दोनों के ही सिर में पीछे से गोली मारी गई थी और खून इतना बह चुका था कि पूरा जो वहां मिट्टी वगैरह पड़ी हुई थी वो सारी लाल हो चुकी थी। इन दोनों को भी बहुत पास से गोली मारी गई थी, इस वजह से उनके सिर के अंदर बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका था। जिसके बाद जॉन और उसकी पत्नी वहीं पर बेहोश होने वाले थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार घर के अंदर भी जाकर देख लिया जाए और बच्ची को देख लिया जाए जिसकी रोने की आवाज़ें यहाँ आ रही हैं। तो उन्होंने उस बान के अंदर से ही उस घर के अंदर जाने का एक दरवाज़ा था, उस दरवाजे को खोला और उनका दिल दहल गया, क्योंकि वहाँ 3 अलग अलग खून की धाराएं बान की तरफ आ रही थी। इतना खून वहां बहा था जिसका उनको अंदाजा नहीं था। सबसे पहली खून की धार आ रही थी जैकब की पत्नी बेआटा की तरफ से, और उसे भी सिर के पीछे ही गोली मारी गई थी और वो भी जमीन पर उल्टी पड़ी हुई थी और उसका भी खून रिस रिस कर अब सूख चुका था। इसके अलावा उसकी 2 और बेटियां यानी कि बार्था और लिडिया, वो भी किचन के बराबर में ही उल्टी पड़ी हुई थी। उनके भी सर में पीछे से गोली मारी गई थी, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा था उनके सिर में ना सिर्फ गोली मारी गई है बल्कि उनके शरीर पर किसी धारदार हथियार से भी वार किया गया है। हो सकता है वो कोई कुल्हाड़ी हो या फिर कोई चाकू हो। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा उनके घर की दूसरी सबसे छोटी बेटी मार्था, उसको कोई गोली नहीं मारी गई थी, लेकिन उसके ऊपर तेज धारदार हथियार से इतने वार किए गए थे कि उसकी जान नहीं बच पाई और वो मर गई। और अब यहाँ इस घर के अंदर एक ही जिंदा व्यक्ति बचा था और वो थी इस घर की सबसे छोटी बेटी, सिर्फ 9 महीने की थी, जिसकी उम्र यानी कि एमा। इसके अलावा यहाँ जॉन क्राफ्टमैन और उसकी पत्नी को जैकब हूफर यानी कि वो लड़का जिस लड़के को इस घर के अंदर काम वगैरह करने के लिए रखा गया था, उसकी भी लाश मिली और उसके गले के अंदर गोली मारी गई थी और आर पार हो चुकी थी वो, और सारा खून रिस चुका था, उसका खून भी सूख चुका था। जिसके बाद इस घर को तलाशते हुए जॉन क्राफ्टमैन और उसकी पत्नी एमा के झूले तक पहुंचे, जिसके अंदर वो लेटी हुई थी और झूल रही थी अपने आप ही। वो इतनी भयंकर रो रही थी और देखते ही ये कोई भी समझ सकता था, कोई भी इंसान समझ सकता था कि तकरीबन 2 दिनों से इस बेचारी छोटी सी बच्ची का ना ही कोई नैपकिन वगैरह चेंज किया गया है, ना ही उसे खाना खिलाया गया है। 2 दिनों से वो बच्ची भूखी थी, रोए जा रही थी, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। यहीं पर लाशें मिलने के बाद उस टाइम पर मोबाइल वगैरह तो होता नहीं था, लैंडलाइन ही होते थे, और इन्हीं लैंडलाइन से जो जैकब के घर में लगा हुआ था लैंडलाइन, उसी लैंडलाइन से पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने जैकब के घर की लैंडलाइन की तार जो है वो भी काट दी थी। अब पुलिस को भी कांटेक्ट नहीं किया जा सकता था यहाँ से। जिसके बाद जॉन क्राफ्टमैन अपने वहाँ से बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठे और सीधा अपने घर गए और अपने घर जाकर पुलिस को फ़ोन किया। इसके अलावा वहाँ से निकलने से पहले इन्होंने एमा को भी अपने साथ उठा लिया था, क्योंकि वो 2 दिनों से भूखी थी, प्यासी थी, उसके कपड़े वगैरह नहीं बदले गए थे।
तो अब यहाँ जॉन क्राफ्टमैन की पत्नी ही उसकी देखभाल करने वाली थी आने वाले कुछ टाइम तक, तो उसने वहाँ से उठा लिया था और अब वो यहाँ से अपने घर गए। वहाँ जाकर उन्होंने पुलिस से कॉन्टेक्ट किया। अब यहाँ पुलिस जैकब वुल्फ के घर आई और अंदर का हाल देखकर उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई क्राइम सीन पहले कभी नहीं देखा था। सोचकर देखिए, एक ही घर के अंदर 8-8 लाशें मौजूद हों और पुलिस वहां क्या ही करेगी, और वो भी साफ दिख रहा है कि किसी ने इनका मर्डर किया हो। और अब यहाँ पुलिस को सबूत जुटाने थे, लेकिन सबसे पहले बॉडीज को उठाया गया और बॉडीज को सीधा हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी जांच करी और उन्होंने जस्ट ये बताया कि इन लोगों का मर्डर तकरीबन 2 दिनों पहले, यानी कि 24 अप्रैल 1920 के दिन ये सारी लाशें मिली थी, लेकिन इनका जो मर्डर है वो तकरीबन 22 अप्रैल को हुआ होगा। यहाँ से लाशें उठाने के बाद पुलिस को इस घर के अंदर से बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जो इन्हें अब परेशान करने वाली थी। वो चीजें मैं आपको एक एक करके अब गिनवाता हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा, कहानी बहुत भयंकर होने वाली है। अब जहाँ पुलिस को वहां उस लैंडलाइन की तारें कटी हुई मिली, लेकिन ये समझ ही नहीं आया कि किसने ये तारें काटी, क्योंकि वो जो तारें जो थी वो अंडरग्राउंड वहां बिछाई गई थी और किसी को पता ही नहीं था कि ये अंडरग्राउंड तारें जा कहाँ रही हैं। ये जरूर किसी अंदर वाले व्यक्ति को ही पता हो सकता था कि ये तारें असल में नीचे से किस तरफ जा रही हैं, तो वो तारें भी वहां से खोदकर काटी गई थी। इसके अलावा कुछ न्यूज़पेपर्स ने क्लेम किया था कि जो इस घर की सबसे बड़ी बेटी थी यानी कि बार था, और वो 13 साल का लड़का जो यहाँ काम करने के लिए रखा गया था यानी कि जैकब हूफर, उन दोनों की जो लाशें मिली थी उस टाइम पर उन लाशों में दस्ताने पहने हुए थे और वो गंदे थे, जिसका मतलब साफ ये था कि ये जरूर हाल ही में अपने खेत से काम वगैरह करके आए होंगे और इन्होंने अभी तक अपने दस्ताने भी नहीं उतारे थे कि किसी ने इनको मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा इन्हीं दोनों को जरूर किचन के अंदर मारा गया था, क्योंकि किचन के अंदर वाले फ्लोर पर किसी की लाश नहीं मिली, लेकिन वहां खून बहुत सारा पड़ा हुआ था और जरूर हत्यारे ने इन दोनों को वहीं मारकर इन दोनों को घिसड़ा कर बाहर जो मेन खिड़की थी, जो मेन दरवाजे के बराबर में खिड़की थी, वहां तक लाकर छोड़ दिया। और क्योंकि वहां घसीटने के भी निशान थे लाश को, तो पक्का यही हुआ होगा कि इन दोनों को किचन में मारा है और जस्ट उनको घिसटाकर यहाँ खिड़की तक लाकर छोड़ दिया। ये ऐसा क्यों किया गया मुझे तो समझ नहीं आया। या फिर हो तो ऐसा भी सकता है कि ये जैसे ही अपने घर के अंदर घुसे हो और इन्होंने हत्यारे को देखा हो, इनके परिवार का हाल इन्होंने देखा हो और तुरंत भागने की कोशिश करी हो वहां से, लेकिन बीच रास्ते में ही हत्यारे ने इन दोनों को गोली मार दी, लेकिन फिर भी ये घसीटते हुए कम से कम उस खिड़की तक तो जा पहुंचे, क्योंकि इनका प्लान होगा कि वो खिड़की को टाप कर परली तरफ चले जाएंगे और बाहर जाकर मदद वगैरह मांग लेंगे, लेकिन उससे पहले ही इनके शरीर के ऊपर दूसरी गोली का फायर भी लग चुका था। जब पुलिस इस घर के अंदर सबूत जुटा रही थी तो उन्हें वहां पर वो कुल्हाड़ी मिली, जिस कुल्हाड़ी से इस परिवार के कुछ सदस्यों को मारा गया था। इस कुल्हाड़ी पर बहुत सारे बाल लगे हुए थे, बहुत सारा खून लगा हुआ था और ऑब्वियस सी बात थी कि ये खून किसी एक व्यक्ति का नहीं था, बहुत सारे लोगों का था। पुलिस की यहाँ जांच चल ही रही थी, 2 दिनों का समय बीत गया, यानी कि 26 अप्रैल 1920 का दिन आ गया। अब वहाँ के जो लोग थे, लोकल लोग, उनको तो अपने पालतू जानवरों का ध्यान रखना ही था, तो अपने पालतू जानवरों को लेकर वो पास ही के तालाब में जाया करते थे वहाँ उन्हें नहलाने वगैरह के लिए। तो जैसे वो तालाब में उतारते थे उन्हें, तो वो खुद भी साथ उतरते थे, थोड़ी देर बाद वो भी बाहर निकल आते थे। और ऐसे ही वहाँ के एक लोकल व्यक्ति जिनका नाम इयन मेयर था, वो उस तालाब में उतरे और उन्हें अपने पैर में कुछ महसूस हुआ, तो उन्होंने सोचा कि निकाल कर बाहर फेंक देता हूँ। तो जैसे उन्होंने निकाला तो वहाँ उनके हाथ बहुत बड़ी दोनाली लग गई, जिसे देखते ही उन्हें समझ आ गया कि ये चीज़ हो ना हो जरूर मर्डर वेपन है, जिसका इस्तेमाल किया गया था वुल्फ फैमिली को खत्म करने के लिए। लेकिन यहाँ बदकिस्मती की बात ये थी कि उस टाइम पर जिसको भी बंदूक वगैरह सरकार की तरफ से दी जाती थी उसको कोई लाइसेंस वगैरह नहीं दिया जाता था, क्योंकि ये जो लोग थे जो यहाँ रहते थे वो सारे किसान थे और इनको हथियारों की ज़रूरत थी। क्या पता रात को कोई इनके ऊपर हमला कर दे या फिर कोई जंगली जानवर इनके पास आ जाए और उससे इनको अपने आप को बचाना हो, तो इनको बंदूकें दी जाती थी। ना ही उनके ऊपर कोई सीरियल नंबर होता था और ना ही उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर का नाम होता था। तो अब यहाँ ये जो बंदूक मिली थी, ये जो शॉटगन मिली थी, पता ही नहीं था कि ये किसकी है और अब इसका क्या करें। अब यहाँ पुलिस को पता ही नहीं था कि अब यहाँ पुलिस की जांच लगभग रुक चुकी थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछा कि किसी ने कुछ देखा हो तो, लेकिन किसी ने कुछ देखा नहीं था। पर कुछ पड़ोसियों ने ये क्लेम जरूर किया कि 22 अप्रैल सुबह 10 बजे के करीबन उन्होंने आसपास के इलाके में ही, मतलब ये कंफर्म नहीं था कि वो वुल्फ के घर से ही आ रही थी, लेकिन हाँ उन्होंने इसी इलाके में गोलियां चलने की आवाज़ तो सुनी थी।
तो अब यहाँ पुलिस ने उनसे पूछा कि अगर गोलियां चलने की आवाज़ सुनी थी तो तुमने बाहर जाकर देखा क्यों नहीं? तो यहाँ वो लोग बोले, जनाब आप पागल हो गया, यहाँ डेली ऐसे फायर चलते हैं, हम क्या डेली ऐसे फायरिंग पर बाहर जाकर देखें क्या? क्योंकि यहाँ हर दूसरे बंदे के पास बंदूक है और सभी अपनी सुरक्षा के लिए, जानवरों को भगाने के लिए ये सब फायरिंग वगैरह करते रहते हैं ताकि उनके खेत में कोई जानवर ना घुस जाए। तो यहाँ हमने भी वैसी आवाज़ सुनी थी, लेकिन 10 बजे सुनी थी 22 अप्रैल को। तो हो सकता है ये आवाज़ ज़रूर उस घर से ही आई हो जिसके अंदर वुल्फ फैमिली रहा करती थी। जबकि आस पड़ोस के लोगों ने ही बताया कि सुबह तकरीबन 11:30 बजे उन्होंने जैकब हूफर, वो जो लड़का जो इस फैमिली में काम किया करता था, और इसके अलावा इस घर की सबसे बड़ी लड़की बार था जिसकी उम्र 13 साल की थी, ये दोनों ही खेत के अंदर काम करते हुए दिखाई दिए थे। इसके बाद ये कब घर आए उनको पता नहीं चला। तकरीबन 11:30 बजे उन्होंने इन दोनों बच्चों को देखा था। मतलब कि ये जो भी हत्यारा था वो 1.5 घंटों से ज़्यादा उस घर के अंदर मौजूद था जिसके अंदर ये सारा कांड किया गया था। 1.5 घंटा वो क्या कर रहा था समझ नहीं आया मुझे। तो पुलिस के ऊपर दबाव बनता जा रहा था क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कांड था, अमेरिका में होने वाला बहुत बड़ा कांड था। अब हमें पता है कि ऐसा कोई भी कांड हो तो पॉलिटिक्स हर जगह खेली जाती है। तो वहाँ के भी पॉलिटिशियंस सामने आए और पॉलिटिशियंस ने इस परिवार के ऊपर खास ध्यान दिया अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए, और कहा कि जो भी व्यक्ति इस केस को सुलझाएगा उसे $1000 हमारी तरफ से इनाम दिया जाएगा। $1000 उस टाइम पर बहुत बड़ी बात थे, आज भी बड़ी बात है, 80,000 के तकरीबन हो जाते हैं। तो अब हर कोई यहाँ आकर इस घर के अंदर देखता, इस घर की जांच करता। बहुत सारे डिटेक्टिव्स ने इसका टेंडर उठाया कि हम इसका काम करेंगे, हम इसको सुलझाएंगे, लेकिन किसी के भी बस की बाहर थी, कोई भी इसको सुलझा नहीं पा रहा था। जिसके बाद पुलिस को आस पड़ोसियों से पता चला कि इस फैमिली का एक दुश्मन था, और वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वो हेनरी ही था, जिसके साथ तकरीबन 6 महीने पहले इस परिवार का झगड़ा हुआ था। इनके डॉग ने उसकी गाय को काट लिया था। तो अब यहाँ हेनरी को बुलाया गया और पूछा गया कि बताओ भाई क्या सीन है तुम्हारा? तो उसने कहा कि जनाब हमारा क्या सीन है, हमारा तो जस्ट कुछ नहीं, 6 महीने पहले एक छोटी सी लड़ाई हुई थी, उनके डॉग ने हमारी गाय को काट लिया था और इसके बाद थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं है। हेनरी भी रशियन आदमी था, वो भी सदर्न रशिया से अमेरिका के नॉर्थ डकोटा के अंदर बनी टर्टल लेक में शिफ्ट हुआ था, और वो भी यहाँ वुल्फ फैमिली की तरह किसान ही था, खेती बाड़ी करता था, फार्म चलाता था। तो अब यहाँ ये सब क्या था, हेनरी को क्यों उठाया गया? क्या एक छोटी सी बात के लिए कोई व्यक्ति पूरे परिवार को निपटा देगा? मेरे ख्याल से तो नहीं। लेकिन अब यहाँ उसे पूछताछ करके उसे छोड़ दिया गया और कहा ठीक है तुम घर जाओ, इतनी सी बात के लिए तो क्या ही करोगे। पर अब यहाँ पुलिस के ऊपर इतना दबाव बनाया गया, इतना फोर्स किया गया पुलिस को इस केस को सुलझाने के लिए कि अब उनके पास कोई चारा ही नहीं था, और मजबूरन उन्होंने फिर से अपनी सुई हेनरी के ऊपर घुमाई, क्योंकि कोई और व्यक्ति उन्हें मिल ही नहीं रहा था जिसके पास मोटिव हो इस परिवार को खत्म करने का। और अब की बार फिर से हेनरी के घर गई पुलिस और वहां उससे पूछताछ शुरू की गई। तो यहाँ हेनरी ने बताया कि आप उनके घर के अंदर ही कुछ तलाश करिए, उनके घर के अंदर जरूर कुछ मिलेगा। तो यहाँ पुलिस को पता ही नहीं था कि वो किस तलाश की बात कर रहा है हेनरी यहाँ पर। तो यहाँ हेनरी ने कहा कि जनाब हमें पता है कि जो वुल्फ था यानी कि जैकब वुल्फ था, वो अपनी जो शॉटगन्स वगैरह है कहाँ रखा करता था, और हमें ये भी पता है कि वो जो अपने बंदूक की गोलियां थी उसकी, वो बान के अंदर मौजूद वो जो टोकरी होती है जिसके अंदर मुर्गियों द्वारा दिए गए अंडे रखे जाते हैं, उस टोकरी के अंदर ही रखा करता था। आप जाकर उसमें देखिए कि क्या उसमें गोलियां बची हुई हैं या नहीं। तो यहाँ एक चीज़ कंफर्म हो जाएगी, अगर वहाँ गोलियां नहीं बची हुई तो इनका जो मर्डर हुआ है वो इन्हीं की बंदूक से हुआ है, और अगर यहाँ गोलियां बची हुई हैं सारी ऐसी की ऐसी हैं तो यहाँ मर्डर वेपन कोई और होगा। तो यहाँ पुलिस गई और उस टोकरी को देखा, उसके अंदर नाम मात्र गोलियां बची हुई थी, जिसका साफ मतलब यही था कि इनका जो मर्डर हुआ है इन्हीं की बंदूक से हुआ है। यहाँ पुलिस ने भी बताया कि हेनरी बहुत टाइम तक इस घर के ऊपर नजर बनाकर रखे हुए था, क्योंकि जैसे ही उनको बॉडीज मिली थी उन्होंने देखा था कि ये हेनरी है, बार बार आकर इस घर के अंदर ताका झाकी कर रहा है, और हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये व्यक्ति है कौन जो इस तरह से ताका झाकी कर रहा है। इसीलिए इसी बात को ग्राउंड बनाकर, मतलब कि उसको कैसे पता था कि ये बंदूक की गोलियां वो वहाँ रखता है और क्यों वो उस घर के अंदर ताका झाकी कर रहा था, और सबसे बड़ी बात वो मोटिव, यानी कि जो इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी उसको मोटिव बताकर पूरा एक ग्राउंड बनाकर पुलिस ने हेनरी को उठा लिया।
जबकि यहाँ गांव में लोग जो रह रहे थे उनके घरों के अंदर अब डर का माहौल था। उनको डर था कि कहीं कोई ऐसा ही हत्यारा फ्री ना घूम रहा हो और क्या पता उनका कब वो नंबर लगा दे। इसलिए बहुत सारे लोग रातों को जाग जाग कर अपने घर की रखवाली कर रहे थे। लगभग हर व्यक्ति रात को जाग रहा था और दिन में सो रहा था। 5 मई का दिन आ गया और 5 मई के दिन इन लोगों के जो थे अंतिम संस्कार किया जाना था और इस अंतिम संस्कार को रशियन रीति रिवाज के हिसाब से ही किया जाना था। तो यहाँ हेनरी तब तक बाहर ही था, अब तक पुलिस द्वारा उसे उठाया नहीं गया था। तो हेनरी भी इस अंतिम संस्कार में शामिल था और टोटल 3000 लोग दूर दूर से यहाँ, जिन्होंने भी ये खबर सुनी थी वो दूर दूर से यहाँ चल कर आए थे। कुछ से एक तो 60-70 मील से आए थे। उस टाइम पर 60-70 मील बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती थी क्योंकि कोई साधन नहीं होता था चलने के लिए। तो यहाँ वो लोग आए और सभी ने अब इनका अंतिम संस्कार दिया। और अंतिम संस्कार के दिन ही हेनरी ने सभी के सामने ये रिक्वेस्ट रखी थी कि इनको दफनाने से पहले, इनका अंतिम संस्कार करने से पहले इनका मुंह जो है वो एक बार सभी को खोल कर दिखा दिया जाए, क्योंकि रशियन रीति रिवाज में ऐसा होता आया है कि किसी भी मृत व्यक्ति को दफनाने से पहले उनका मुंह जो है वो एक बार खोल कर दिखाया जाता है। तो यहाँ हेनरी की रिक्वेस्ट पर सभी कन्विंस हो गए और सभी को एक बार मुंह जो था वो खोलकर सभी लाशों का दिखाया गया। कमाल की बात यह थी कि 5 मई को इनका अंतिम संस्कार हुआ। 6 मई के दिन इस पूरी प्रॉपर्टी को, सभी जानवरों को सरकार द्वारा नीलाम भी कर दिया गया। इतनी क्या जल्दी थी एक क्राइम सीन को इतनी जल्दी निपटाने की। मुझे तो समझ नहीं आया कि ये बेवकूफ़ी भरा आइडिया आखिर सरकार के माइंड में आया कैसे कि इस प्रॉपर्टी को नीलाम कर दो। यार वो अभी तक एक क्राइम सीन है, वहाँ पर इतने सारे सबूत मौजूद हैं। पहले ही तुमने उस घर को एक घर ना बनाकर एक धर्मशाला बना दिया है। जो मर्जी आ रहा है वो उस क्राइम सीन के अंदर घुस रहा है, उसको सील क्यों नहीं किया गया? मुझे तो समझ नहीं आया। खैर 6 मई को वो नीलाम कर दिया गया और अब उसका एक नया मालिक बन चुका था और वो क्राइम सीन सारा खत्म हो चुका था। सारे सबूत अब खत्म हो चुके थे वहां से। वो दिन था 13 मई 1920 का, जिस दिन अब हेनरी लेयर को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वहां उसकी बेटी ने भी पूछताछ में एक बात बोली थी कि उसे याद नहीं है पर कुछ दिनों पहले उसके पिता पूरी दोपहर तक गायब थे, उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ गए हैं। तो यहाँ पुलिस के पास पूरा ग्राउंड बन चुका था। बहुत सारी जो सबूत थे वो अब एक के ऊपर एक लगते जा रहे थे हेनरी को उठाने के लिए। तो 13 मई के दिन फाइनली हेनरी को उठाया गया और अब यहाँ पर उसको घसीटते हुए, यकीन मानिए मारते पीटते हुए पुलिस स्टेशन तक लेकर जाया गया। अब यहाँ पुलिस स्टेशन वालों ने जो किया उसे सुनकर आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे कि ये कैसी इंटेरोगेशन थी। जी हाँ, हेनरी को अंदर बैठाया गया और हेनरी से पूछताछ शुरू की गई और पूछा गया कि बता अब तूने सब कुछ कैसे किया। वो कहने लगा, जनाब मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, आप धक्के से ही अपना टाइम वेस्ट मेरे ऊपर कर रहे हो, जाकर आप असली किलर को पकड़ो। अब यहाँ पुलिस के ऊपर से दबाव था इस केस को सुलझाने का, जल्दी से जल्दी क्लोज करने का और जो भी इसके पीछे आरोपी था उसको सजा दिलवाने का। अब यहाँ पुलिस को आरोपी नहीं मिल रहा था तो एक व्यक्ति को आरोपी बना दिया गया। जी हाँ, कैसे आरोपी बना दिया गया, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, इस बात का अंदाजा आपको धीरे धीरे आगे लग जाएगा। पुलिस ने सबसे पहले स्टेशन के बाहर वहां के लोगों की, लोकल लोगों की ही भीड़ जमा करी और बहुत सारे सैकड़ों लोग जमा कर लिए। एक भाषण देने के बहाने बस ये कहा गया था कि आपको भाषण देना है इस केस से रिलेटेड, तो सारे वहां जमा हो जाओ। लेकिन हेनरी को ये बात नहीं बताई गई कि भाषण के लिए लोग जमा हुए हैं। जस्ट हेनरी को दिखाया गया, देख बाहर कितने लोग खड़े हैं और ये सारे तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमने तुम्हें उठाया इन लोगों को पता लग गया कि तूने ही इस पूरे परिवार को ख़त्म किया है और अगर अब तूने अपना जुर्म नहीं कबूला और जैसे ही हम तुम्हें छोड़ देंगे तो ये बाहर तुम्हारी लिंचिंग कर देंगे, ये भीड़ तुझे खा जाएगी, मार डालेगी, जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब अपना हिसाब लगा लियो, तू अगर हमारे पास है तो सेफ है, अगर तू अपना जुर्म कबूल कर लेगा तो हम तुझे अपने पास रखेंगे, जेल के अंदर रहेगा तो सेफ रहेगा, बाहर जाएगा तो ये भीड़ तेरे को खत्म कर देगी। पुलिस वाले अब हेनरी से ये पूछ ही नहीं रहे थे कि तूने उनका मर्डर किया है या नहीं, वो तो अब जस्ट एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे, तूने उनका मर्डर क्यों और कैसे किया। जितनी भी फोटोज पुलिस वालों द्वारा उस क्राइम सीन की खींची गई थी वो फोटोज सारी हेनरी के आगे रख दी और कहा कि देख अब इन सभी को पहचान और कन्फेस कर कि तूने ही तो ये मर्डर सारे किए हैं और अब तुझे इसकी सजा भी मिलने वाली है। इन सभी बातों से डर के बेचारे हेनरी ने मजबूरन अब पुलिस के सामने ये कॉन्फेस कर लिया कि हाँ उसी ने ये मर्डर किए हैं। अब मैं यहाँ क्यों बार बार उसको इनोसेंट बता रहा हूँ, अब जरा आप इस केस की टाइमलाइन पर ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे मैंने आपको टाइमलाइन बताई थी कि 11:30 बजे
सुबह सुबह जो थे वो जॉन क्राफ्टमैन और उसकी पत्नी ने सबसे पहली लाश देखी थी और 2 दिन पहले इनका मर्डर किया गया था। लेकिन अब ये जो व्यक्ति अपनी टाइमलाइन बताएगा कि किस टाइम पर उसने क्या क्या किया। आप कॉन्फेस किया था, ऑब्वियसली कुछ टाइम तो देगा ही वो पुलिस को कि इस टाइम पर उसने ये चीज़ें की थी, या फिर पुलिस अपनी तरफ से बनाएगी, कुछ तो बनाएगी ही। लेकिन यहाँ पुलिस पता नहीं क्या अनपढ़ थी या मूर्ख थी, उन्होंने वो टाइमलाइन सारी मैच ही नहीं करी जिस टाइम पर ये सब कुछ असल में दुनिया के सामने आया था। तो यहाँ हेनरी ने बोलना शुरू किया पुलिस के आगे। ऐसा पुलिस वालों ने बताया कि हेनरी ने उन्हें ये बोला है। तो हेनरी ने बोला कि 22 अप्रैल की सुबह सुबह हेनरी अपने घर से बाहर निकला और सीधा वुल्फ के पास गया। वुल्फ जो था, जैकब वुल्फ, बाहर अपने बगीचे में बैठा हुआ था और चाय वगैरह पी रहा था। और जाकर सीधा हेनरी ने वुल्फ से पैसे मांगे। कौन से पैसे? जो 6 महीने पहले उसकी गाय को नुकसान हुआ था उसके कंपनसेशन, उसका मुआवजा मांगा वुल्फ से। सोचकर देखिए ग्राउंड क्या बनाया गया इस केस में, केस को बंद करने के लिए, कि 6 महीने पहले हुई लड़ाई में जो आरोपी है वो पैसे मांगने जाता है विक्टिम के पास और विक्टिम ने पैसे नहीं दिए तो उनके बीच लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद आप खुद सोचकर देखिए, मैंने आपको बताया कि लाशें घर के अंदर मिली थी और जो जैकब वुल्फ की लाश जो थी वो बान के अंदर मिली थी। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो गोलियां चली थी वो हेनरी की भी बंदूक से नहीं चली थी, तो ऑब्वियसली अब यहाँ जैकब वुल्फ की ही बंदूक का यहाँ इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पर किसको पता था कि जैकब की जो बंदूक है वो घर के अंदर यहाँ रखी हुई है, और हेनरी को तो खास पता ही नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ हेनरी ने कन्फेस किया कि जब वो लड़ाई उनके बीच हो चुकी थी तो हाथापाई होने वाली थी और मजबूरन जैकब उसे अंदर लेकर गया और कहा कि यहाँ इतनी तेज आवाज में मत बोलो, मेरे पड़ोसी आस पड़ोस में देख रहे हैं, तुम अंदर चलो। अब एक व्यक्ति जो 6 महीने से एक दूसरे से दुश्मनी बांध कर बैठा है, क्या वो व्यक्ति अपने दुश्मन को घर के अंदर इनवाइट करेगा? मेरे ख्याल से तो नहीं करेगा। क्या आप करेंगे जिसके साथ आपकी दुश्मनी चल रही हो? क्या आप उसे घर बुलाएंगे लड़ाई करने के लिए? मतलब ही नहीं है। लेकिन यहाँ हेनरी ने बताया कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। सबसे पहले तो यही बात मेरे को बकवास लगी। दूसरी बात, जैसे ही वो अंदर लेकर गया तो मान लेते हैं हेनरी ने बताया कि उसकी जो बंदूक थी वो दीवार के ऊपर टंगी हुई थी, तो यहाँ हेनरी ने लड़ाई में ही बांध के जो दीवार पर टंगी हुई बंदूक थी वो उतारी और सीधा जैकब के ऊपर तान दी। ऐसा हेनरी ने बताया। अब यहाँ पर मेरे एक सवाल, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो पहली गोली लगी थी जैकब को वो बहुत दूर से लगी थी, दूसरी गोली पास से लगी थी। अब यहाँ आमने सामने खड़े हैं, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो दूरी थी पहली गोली लगने के बीच में वो कम से कम 30 मीटर की थी। अब 30 मीटर की दूरी आमने सामने खड़े हुए बंदे की कैसे हो सकती है जो एक दूसरे को टच भी कर सकते हो? लेकिन यहाँ हेनरी ने बताया कि हाँ जी, मैंने उसको दोनों गोलियां पास से मारी है और ये खड्डा पता नहीं कैसे हो गया। अब यहाँ पुलिस भी उसका जवाब नहीं दे पाई। पुलिस जस्ट बकवास लिखे जा रही थी उसके बयान में अपनी तरफ से ही बनाकर। जिसके बाद अब हमें पता है कि शॉट गन के अंदर मुश्किल से राउंड जो डलते हैं, जो 2 डलते हैं या फिर 4 डलते हैं, जितने भी डलते हैं मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, और उस टाइम पर तो वैसे भी 2 ही डलते होंगे शायद। तो अब मान लिया कि पहले जो 2 फायर थे वो जैकब के ऊपर हेनरी ने कर दिए, जबकि उसके घर में 6-7 लोग और थे अभी भी, और 2 अभी आने वाले थे, जो बार था और वो जैकब खेत में गए हुए थे, दोनों छोटे बच्चे। खैर, अब यहाँ पर मुझे समझ नहीं आया कि एक दुश्मन आपका दुश्मन है तो ऑब्वियसली आप उसको तो क्या, उसकी परछाई को भी घर के अंदर नहीं लगने दोगे। तो कैसे? यहाँ पर हेनरी ने ये बोल दिया कि जैसे ही उसने 2 गोलियां मारी वो नीचे गिर गया, जैकब नीचे गिर गया, जिसके बाद घर में हड़कंप मच गया। जिसके बाद वो तुरंत अंदर गया और अंदर रखे हुए टेबल के ड्रॉर में से उसने उस बंदूक की जो राउंड से, उस बंदूक की जो गोलियां थी शॉटगन की, वो निकाली और एक एक लोड करके घर के अंदर मौजूद सभी मेंबर्स को टपका दिया। क्या बकवास सिचुएशन थी ये, क्या बकवास बयान यहाँ पर पुलिस द्वारा लिखे गए थे। मुझे तो समझ नहीं आया कि एक दुश्मन है घर का जो कभी घर के अंदर देखता ही नहीं है, जिसको हम देखने भी नहीं देते, उसको कैसे पता होगा कि बंदूक की गोलियां इसी ड्रॉर के अंदर रखी हुई हैं, और कैसे किसी ने उसे रोका नहीं। चलो मान लिया कि जैकब तो नीचे गिर गया था, उसको तो पहली फायर में बंदूक में गोली लग गई थी, तो यहाँ पर उसकी पत्नी भी मौजूद थी, उसने क्यों नहीं रोका? वो भी कोई चीज उठाकर मार सकती थी, इतना बड़ा तो कोई वो तोप नहीं था हेनरी जो उसको वो रोक नहीं पाई। और कैसे उसे पता था कि ये बंदूक की गोलियां यहीं रखी हुई हैं? दूसरी बात, यहाँ उसने बताया कि तकरीबन ये काम टोटल 11 बजे हुआ, राइट। लेकिन यहाँ रिपोर्ट के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, इन
पूरे फैमिली का मर्डर जो था वो सुबह 10 बजे ही हो चुका था, 22 अप्रैल के दिन। और यहाँ आस पड़ोस के लोगों ने 10 बजे फायरिंग की भी आवाज सुनी थी, जबकि हेनरी की पत्नी ने बताया कि 10 बजे तक तो उनके जो पति यानी कि हेनरी जो थे वो घर ही थे और खेत में जाने की तैयारी कर रहे थे। वो सुबह से लेकर दोपहर तक मेरी आंखों के सामने थे, वो कहीं नहीं गए। खैर, अब यहाँ हेनरी वाले बयान पर वापिस आते हैं और देखते हैं आगे पुलिस ने क्या क्या लिखा। तो उसके बयान के मुताबिक उसने पूरे पौने घंटे तक इंतजार किया घर के जो दूसरे बच्चे थे, यानी कि बारथा सबसे बड़ी लड़की और वो लड़का 13 साल का जैकब जो कि इस घर के अंदर काम करने के लिए रखा हुआ था, उसका इंतजार किया घर के अंदर ही बैठकर। और जैसे ही वो लोग आए, उनके हाथों में ग्लव्स भी थे, वो खेत से आए थे सीधा, और जैसे ही वो अंदर आए उन्होंने हाल देखा अंदर का कि पूरा परिवार मरा हुआ है और उसे डर कर वो भागने लगे बाहर। लेकिन इससे पहले कि वो भागते, उन दोनों को भी पीछे से उसने गोली मार दी। सोचकर देखिए ये कैसे बयान बता रहा था, जबकि आस पड़ोस के लोगों ने बताया था कि 11:30 बजे उन्होंने इन दोनों बच्चों को अपने घर जाते हुए देखा था। और जबकि वो कह रहा है कि 11 बजे के बाद भी पौना घंटा यानी कि पौने 12 या फिर 12 बजे तक उसने इंतजार किया था इन दोनों के घर वापस आने का। क्या बकवास थी, कोई टाइमिंग मैच नहीं हो रही थी। लेकिन पुलिस को पता नहीं क्यों यहाँ पर लग रहा था कि सब कुछ हेनरी नहीं किया है, सब कुछ पूरा बिल उसके नाम पर फाड़ दिया। तीसरी बात, यहाँ हेनरी से पूछा गया कि तुमने इस घर के एकमात्र सबसे छोटे बच्चे को, सबसे छोटी बच्ची जो एमा थी जिसकी उम्र सिर्फ 9 महीने की थी, उसे क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ उसका जवाब सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। जी हाँ, हेनरी ने यहाँ बताया कि उसने इसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि इस घर के अंदर एक छोटी बच्ची भी मौजूद है। क्या बकवास थी ये। एक पड़ोसी जो एक दीवार लगती हो जिसके साथ आपके घर की, क्या उसे पता नहीं होगा कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। ऑब्वियसली पता होगा, घर के बाहर भी बच्चे खेलते रहते हैं, क्या वो गिन नहीं सकता था। और कोई व्यक्ति जो इतने तैयारी के साथ किसी की फैमिली को खत्म करने जा रहा हो, तो क्या वो पता करके नहीं जाएगा कि इस परिवार में कितने मेंबर्स हैं और उसको कितने मेंबर्स को टपकाना है। खैर चलो, मान लिया उसे नहीं पता था कि यहाँ इस परिवार में एक छोटी बच्ची भी मौजूद है। लेकिन यहाँ मेरा सवाल यह है कि एक छोटी सी बच्ची, 9 महीने की बच्ची, और वो अपने झूले के अंदर लेटी हुई है, मान लिया सब कुछ ओके है, सो रही है, हद से हद सो ही सकती है और तो वो कुछ कर नहीं सकती, सोई पड़ी है। और अगर हम किसी छोटे बच्चे के साइड में उसके पूरे परिवार को शॉटगन चला चला कर खत्म कर दें, तो क्या उस 9 महीने की छोटी सी बच्ची की आंख नहीं खुलेगी? ऑब्वियसली खुलेगी। बच्चे हमने भी देखे हैं, घर पर भी हैं, और घर वाले भी बोलते हैं कि इनके आगे शोर मत करो। दरवाजा भी खोलते हैं तो भी बहुत धीरे से खोलते हैं, कहीं वो अंदर सोया हुआ बच्चा जग ना जाए। बिल्कुल ऐसा ही हम भी करते हैं। तो क्या किसी छोटे से बच्चे के बराबर में खड़े होकर गोलियां चलाई जा रही हैं, वो भी शॉटगन की जो बहुत तेज आवाज करती है, अगर वो गोलियां किसी छोटे से बच्चे के साइड में चलाई जाएं तो क्या उसकी नींद नहीं खुलेगी? और अगर नींद खुलेगी तो ऑब्वियसली वो बच्चा रोएगा ही रोएगा। और यहाँ पर एमा भी बहुत रोई होगी। तो क्या यहाँ पर हेनरी को गोलियां चलाने के बाद पौना घंटा उसने इंतजार भी किया है, तो क्या उसने उस टाइम पर एमा के रोने की आवाज़ नहीं सुनी जो उसने एमा को छोड़ दिया? इस बात का जवाब पुलिस तब भी नहीं दे पाई और आज भी किसी के पास नहीं है कि हेनरी ने ऐसा क्यों किया था। दूसरी बात, अब एक आपके घर के अंदर डॉग्स मौजूद हैं, आपका पालतू कुत्ता मौजूद है कोई, तो क्या वो किसी अनजान आदमी के आने पर भौंकेगा नहीं? जबकि आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि उस दिन उन्होंने किसी भी डॉग के भौंकने की आवाज नहीं सुनाई दी थी। अब यहाँ पर वही डॉग जो 6 महीने पहले उनकी पड़ोस में रहने वाली गाय को काट सकता है, तो पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को क्यों नहीं काट सकता जब वो व्यक्ति उनके घर के अंदर आया है? ऑब्वियसली वो डॉग खुला ही हुआ था उस दिन भी, तो कैसे नहीं काटा मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। और हेनरी भी इस बात का जवाब नहीं दे पाया। जबकि यहाँ उसकी पत्नी द्वारा दिए गए बयान में बताया गया था कि हेनरी पूरा दिन उस दिन अपने फार्म में मौजूद था और अपने खेतों की देखभाल कर रहा था। उसे उस दिन नई फसल लगानी थी और वो अपने खेत को जोत रहा था। तो अब यहाँ हेनरी ने कैसे अपने बयान पूरे बदल दिए, कैसे उसने पुलिस के दबाव में आकर मजबूरन ये बयान देने पड़े कि ऐसे ऐसे उसने ही ये सब कुछ किया है। पुलिस ने अब यहाँ पर हेनरी को कोर्ट में पेश किया और उसके बयान भी कोर्ट के सामने रखे। यहाँ जज ने उसे ऑफर दिया कि तुम अपने लिए वकील हायर कर सकते हो, अगर चाहो तो वो तुम्हारा केस लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ हेनरी ने मना कर दिया कि उसे कोई वकील नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पुलिस ने उसके ऊपर दबाव बनाया हुआ था कि अगर तुम हमारे पास से बाहर गए तो ये जो बाहर भीड़ खड़ी है ना, जो गाँव वाले हैं, तुम्हारे ही गाँव वाले, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ उसने वो वकील लेने से भी मना कर दिया और यहाँ सीधा सीधा उसके ऊपर
ये जुर्म साबित हो गया कि हेनरी ने ही ये सब कुछ किया है और इसके लिए उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई, वो भी बिना पैरोल के, बिना जमानत के। वो बाहर नहीं आ सकता था। लेकिन यहाँ हेनरी को सिर्फ 5 साल ही जेल में बिताने पड़े, क्योंकि 5 सालों बाद जेल में रहते हुए ही उसे अपेंडिसाइटिस हो गया था और उस वजह से उसकी मौत हो गई और किसी ने उसका इलाज भी नहीं करवाया था। खैर, ये तो था वो केस। अब बाहर की बात कर लेते हैं। उसकी जो पत्नी थी, यहाँ हेनरी की पत्नी जो थी, वो भी अब उससे अलग हो चुकी थी और उसने अपने जो बच्चे थे, 3 बच्चे थे उसके, वो भी अब अनाथालय में छोड़ दिए थे, क्योंकि वो अकेली उन तीनों का भरण पोषण नहीं कर पा रही थी। इसलिए मजबूरन उसे अपने बच्चे अनाथालय को सौंपने पड़े। उसका पति मर चुका था और वो अब अलग होकर अपने माता पिता के पास रहने लगी थी। खैर, यहाँ बात करते हैं अब एमा की। एमा ने जब होश संभाला, वो बड़ी हुई, उसे पता चला कि उसके परिवार के साथ ऐसा कुछ हुआ था, तो यहाँ उसने जानने की भी कोशिश नहीं की कि आखिर उस टाइम पर रियलिटी क्या थी और क्यों हेनरी को सज़ा दी गई थी। क्या वो सच में बात यही थी? लेकिन पता नहीं बस क्या था। जो भी था, एमा ने स्वीकार कर लिया और अपनी ज़िंदगी जी। एमा पूरे 83 सालों तक जिंदा रही और 83 साल की उम्र में सन 2003 में उसकी नेचुरल कॉज से डेथ हुई और वो भी इस दुनिया से चली गई। उसने शादी करी थी, उसके भी 3 बच्चे मौजूद थे और वो बच्चे आज भी हैं। क्या पता ये वीडियो देख रहे हों। इससे ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा और सच में बहुत ही ग्रूसम केस था, बहुत ही दिल दहला देने वाला केस था। यकीन मानिए, जब मैंने इस केस के ऊपर रिसर्च करी थी तो मुझे बहुत दुख लगा था कि कैसे पुलिस वाले इतने बेवकूफ़ हो सकते हैं कि वो किसी मर्जी को भी उठाकर ये सज़ा दिलवा दें। खैर, इस केस से जुड़ी हुई कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं मेरे पास, जो आज रात को इंस्टाग्राम पर स्टोरी पर लग जाएंगी। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ वहाँ फॉलो जरूर कर देना। 60,000 का टारगेट मैंने रखा हुआ है, 53,000 हो चुके हैं, जल्दी से 7,000 और करवा दो। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट अक्षय शुक्ला को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।